स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। हमारे फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर्स, जिनमें हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। 11 चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया है वो क्या था? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ये चैप्टर जो छोटे छोटे हैं फ्री के नंबर हैं, ठीक है। एटम है, उसके बाद न्यूक्लियाई है, उसके बाद सेमीकंडक्टर है। तो आज हेडिंग लगाएंगे हम लोग चैप्टर, क्या हेडिंग लगाएंगे? चैप्टर हमारा 12 है और इस चैप्टर का नाम है एटम। और आज के समय में मैं जानता हूं कि सभी लोग एटम के बारे में जानते हैं। एटम के बारे में आज यदि कोई नहीं जानता तो मतलब वो खुद एक एटम है, ठीक है ना। आज यदि एटम के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप खुद एक एटम है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? एटम। एटम का नाम लेते ही कई सारी चीजें आपके दिमाग में आती है कि बहुत पुरानी बात है। ये लगभग उस समय की बात है जब 1800 में, 1800 की बात है। 1800 ईस्वी में, ईस्वी नहीं बोलते, 1800, ठीक है ना। तो 1800 ईयर्स, 1800 में जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट के मन में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? मतलब उनके मन में ऐसा आया कि कुछ होता होगा। कुछ होता क्या होगा? अब जो होता है उसको पता, उनको खुद नहीं पता कि क्या है। चीजों को ध्यान में रखते हुए, पार्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एटम के बारे में सोचने का प्रयास किया कि कोई छोटे छोटे चीजें हमको दिखाई देती हैं, उसको हम क्या बोले, वो क्या होगा। तो धीरे धीरे उसमें 4-5 साल 6 साल उनको लग गए। लगभग 1806 में, 1806 में उन्होंने उसका नाम एटम दिया। क्या नाम दिया? एटम। और एटम के बारे में कुछ बताया कि एटम ऐसा ऐसा होता है। ये 3-4 साल के ऑब्जर्वेशन में हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही साल में ऐसा हो गया। किसी चीज की डिस्कवरी जब होती है तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। ऐसा नहीं कि बस हम सोचे और शुरू हो गए और मिल गया हमें रिजल्ट। बहुत बार, कई बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, जिसको जॉन डाल्टन ने एटम बताया, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट करके उसके सामने लाया, उन्होंने ऐसा देखा और बता दिया ऐसा ऐसा होता है। कोई मेथड यूज नहीं किया, इनकी ये गलती थी। लेकिन जो उस समय बताया हो गया वो उस समय के लिए पर्याप्त था। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एटम क्या है। एटम के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। लगभग हमें पता है कि 3 पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन इनकी बात तो बाद में आएगी। पहले एटम आएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आएगा, प्रोटॉन आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है ना। ये आर्डर से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सबसे पहले क्या आया? एटम आया। एटम के बाद क्या आया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन की बात हो गई थी, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेके बड़ी चर्चा चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन है कहां, इलेक्ट्रॉन है कहां। तब तक प्रोटॉन नहीं था। फिर प्रोटॉन जब आया बाय यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने सही काम किया था। सही काम जो किए थे वो रदरफोर्ड, पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया उन्होंने। मतलब उन्होंने जो बताया है ना, वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया है। तो हमें उनके मॉडल को विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने
न्यूक्लियस की बात बताई, उन्होंने प्रोटॉन की बात बताई, और उन्होंने वो रेडियस फाइंड किया। रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का, रेडियस कितना होता है एटम का, मतलब न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के रेडियस उन्होंने निकाल दी। और बहुत सारी चीजें नहीं बता पाए वो आगे आने वाले साइंटिस्ट। तब तक न्यूट्रॉन नहीं पता था। उस समय जब रदरफोर्ड मॉडल चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो गई। बाद में फिर न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल पाया गया जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो कार्बन एटम है हमारा, उसके एटॉमिक मास बैलेंस नहीं हो रहे थे। एटॉमिक मास उस समय 6 थे कार्बन के। अब जब इन्होंने देखा कि 6 है तो 6 यूनिट का मास उसमें कम है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर मास कम है उसका कार्बन का, तो कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल उसके अंदर होगा जो उस मास को मेंटेन करेगा। उसी बेसिस पे उन्होंने उस न्यूट्रॉन का मास बताया और कार्बन का मास हो गया 12। 6 यूनिट और जोड़ दिया उन्होंने कि उसमें 6 यूनिट और मास होता है, और वो मास जो उन्होंने ऐड किया उसी को बोल दिया वो क्या है, न्यूट्रॉन है, जिसका चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है, क्योंकि कार्बन के लिए 6 यूनिट मास था, उसको 6 यूनिट और चाहिए। इस तरह से उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो अब हम आते हैं एटम और इनके धीरे धीरे प्रॉपर्टी, और उसके बाद फिर रदरफोर्ड मॉडल और रेडियस, और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की समस्या आ गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, कैसे घूमता है कि नहीं घूमता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस का सलूशन फिर हमारे बोहर साइंटिस्ट ने दिया है। आप जानते हैं बोहर साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विद अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ऑर्बिट कहलाता है। अलग अलग ऑर्बिट आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, और जिस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है अपने ऑर्बिट में घूमता है, अपने लेवल पे घूमता है। यदि 1 करोड़ वाला व्यक्ति होगा तो 1 करोड़ वाले के साथ उसकी संगत होगी। हमारे गरीब के साथ वो दोस्ती नहीं निभाएगा। गरीब गरीब के साथ रहता है बेचारा, क्या करे, जानता है अमीर के घर जाएंगे तो भगा देगा, है ना। प्रधानमंत्री से ही दोस्ती करेंगे, आप लोगों से नहीं करेंगे। तो ऐसे ही एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एनर्जेटिक होते हैं, कुछ कम एनर्जेटिक होते हैं। तो ये बोहर ने बताया ऐसा सोच के कि ऐसा होता होगा, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी कहानी है, जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो उसमें सब यही कहानी पढ़ते हो। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है और लाइट के रूप में इमिट करता है। लाइट एल जो इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, तो एनर्जी लेवल में जंप करता है। और यदि इसको हायर में जाना है तो पहले एनर्जी लेगा फिर जंप करेगा। तो 2 तरीके से एनर्जी का यूज करता है इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में सब आपने पढ़ा है, हम इतने बोलेंगे, केमिस्ट्री में सब पढ़ा है, ठीक है ना, फिजिक्स में नहीं। ठीक है, हमारी फिजिक्स में ये बहुत सारी चीजें नहीं हैं, बस आपको यही बताया जाएगा केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपने एटम की पढ़ी है। एटम क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। स्टोरी तो बहुत है, स्टोरी बोलते जाएंगे तो 1 घंटा बीत जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले, स्टोरी को समझते चले कि नहीं। एटम क्या है, सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कैसा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसके हिसाब से, ये जॉन डाल्टन थ्योरी चल रही है। डाल्टन थ्योरी, जॉन डाल्टन थ्योरी चल रही है। कब की बात है ये, जॉन डाल्टन ने कब बताया था, 1806 में, ठीक है ना। 1806 में सबसे पहले जॉन डाल्टन, उनके मन में पहले ही क्वेश्चन आ गया था, ऐसा नहीं कि बाद में, क्वेश्चन पहले आया था।
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया इन्होंने, और ये कहा विच कैन नॉट डिविजिबल। अच्छी बात बताया इन्होंने, डिविजिबल, बहुत सुंदर बात आपने बताया। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्पेलिंग सही है डिविजिबल की। स्मॉलेस्ट इज द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिविजिबल। ये शब्द इनका ऐसा था कि कई साइंटिस्टों के दिमाग खराब हो गई। मतलब एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता, जिसके अंदर कुछ नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि अब वो तो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसके अंदर क्या मिलेगा, उसको छोटा नहीं कर सकते। अब बाद में साइंटिस्ट के दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या इसके अंदर कोई पार्टिकल है। बाद में मिला, तीन पार्टिकल मिले, कोई एक पार्टिकल नहीं, तीन पार्टिकल मिले, और जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? जब 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की बात बताई, 1897 में जे थॉमसन ने कहा भैया एटम के अंदर क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं बता पाए, जो कमी रह गई, थोड़ा बहुत बताए, अब फिर पूरी तरह से कमी रह गई। उनकी भी समस्या, वो इलेक्ट्रॉन तो बता दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ये पोजीशन नहीं बता पाए, तो समस्या यही जटिल हो गई। फिर बाद में रदरफोर्ड को धन्यवाद दीजिए, ऐसे साइंटिस्ट होना चाहिए जिन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से बताया। वो हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। आज पहले एटम के बारे में पढ़ेंगे, कल पूरा रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से, और सारी चीजें बताएंगे, कौन सी चीजें कहां से उन्होंने बताया है। मतलब कल का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज तो बहुत बेसिक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिविजिबल। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बताया इन्होंने, जॉन डाल्टन ने क्या बताया, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या मतलब इसका, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात को कोई झुठला नहीं पाया। अच्छी बात ये रही कि इस बात को कोई गलत नहीं कर पाया। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात अभी भी सही है और उस समय भी सही थी। कोई भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम एटम हो, चाहे नियॉन एटम हो, कोई भी सोडियम एटम हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री, किसी में भी हो, याद रखिएगा एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, चाहे वो कैल्शियम एटम, कोई भी एटम हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जीरो होता है। एक एटम का नेट चार्ज जीरो होता है। एक एटम का नेट चार्ज जीरो होता है। इस बेसिस पे इन्होंने बताया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। किस बेसिस पे बताया, किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, लेकिन कहां होते हैं, कोई पोजीशन नहीं है, न्यूट्रल है बस। अब होते होंगे, इन्होंने तो ये बता दिया था कि पॉजिटिवली चार्ज पूरा सरफेस के बाहर और निगेटिवली चार्ज पूरा अंदर। अब बताइए, कहा कि पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां है, कहां है, पूरा सरफेस पे।
नेगेटिव चार्ज पूरा अंदर। अब बताओ, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, इनसे अच्छा तो हम लोग बता दें, ठीक है, लेकिन उस समय अच्छे आदमी थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, उस समय बहुत बढ़िया इनका काम था। ये हमने एटम बनाया। आज के समय की यदि हम एटम की बात करें, ये तो पहले के समय की बात करेंगे, तो शेप भी उन्होंने बताया कि एटम ऐसा होता है, क्योंकि यदि कोई चीज बहुत छोटा होगा, समझिए बहुत छोटा होगा तो पॉइंट के रूप में होगा, बहुत छोटा होगा तो कैसा होगा, पॉइंट के रूप में। और पॉइंट एक स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो एटम का इन्होंने जो शेप बताया वो स्फेरिकल बताया, ऐसा पॉइंट शेप है, बहुत छोटा है तो स्फेरिकल होगा, ठीक है ना, उस बेसिस पे इसका शेप है। हम आज का एटम बनाएं कि पहले का एटम बना दे? आज का यदि हम एटम बनाएंगे तो कई सारे पार्टिकल दिखाएंगे, अब पहले का यदि बनाएंगे तो बस बाहर पॉजिटिव रख देंगे, अंदर माइनस है माइनस रख देंगे, उस समय जब जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है। तो अभी हम आज के एटम की बात करते हैं, और जो नहीं पता था वो हम लोग पता करेंगे। आज के एटम के अनुसार न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज आप स्फेरिकल से बनाओ ना, तो एक राउंडर से ऐसे आप खींचते हो कि नहीं? कितना भी छोटा रेडियस हो स्फेयर बनाने के लिए, और जब स्फेयर बनाते हो तो उसका एक सेंटर पॉइंट लेते हो, सेंटर पॉइंट कितना बड़ा होता होगा? पॉइंट साइज बहुत छोटा, तो वही छोटा सा है साइज, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारा है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, ये अभी की बात है, मैं ऐसा मान रहा हूं, बाकी उस समय की जब बात करेंगे तो ये कुछ नहीं था। यदि हम इनकी थ्योरी की बात करें तो ये नहीं था, ध्यान रखना है। और मैं अभी सबका ड्रॉबैक भी बताऊंगा आपको, बस आपको अभी ये समझना है, ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनल निकला है रिजल्ट। आज के समय की बात है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, ये अब पता है ना, पहले थोड़ी पता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अभी जे थॉम्सन आएंगे तो वो भी ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी है, जो उन्होंने बताया वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बना लीजिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ के भी जो एटम होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम को मिलाने से उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मिला दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मिला दो, हाइड्रोजन को क्लोरीन में मिला दो, तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिखिए, यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए आज के समय के हिसाब से, ठीक है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट are identical and atom are different, element is different. The atom of an element are identical and atom are different and atom are different, atom are different, element is different, element is different। जैसे कंपाउंड बनता है, ठीक है, क्या बनता है? कंपाउंड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में बनता है। कंपाउंड
एक डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास आपने पढ़ा होगा। कंपाउंड और मिक्सचर, मिक्सचर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? हेट्रोजेनियस। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? पढ़ा है केमिस्ट्री में, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़े हो ना। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब एक डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास में मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास जैसे H2O, H2O का जो डिफिनिट प्रोपोर्शन है वो क्या है? 1:8। पढ़ा है? H2O एक डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब जो डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलते हैं वही कंपाउंड कहलाएंगे। CO2 हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, इनके सबके डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16, तो उस रेशियो में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसका मास 2 रेशियो, इसका 16। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो 2। वैसे मास कितना होता है? 1 होता है, तो 2 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो इसको कट करोगे तो 1:8। ये बोला जाता है डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। आपने पढ़ा होगा, ये तो 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि क्या कहा? एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यदि आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हो तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है। लेकिन दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, दोनों हाइड्रोजन सेम है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम आर डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। मतलब अलग अलग एलिमेंट को मिला दो, जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला दो तो क्या मिल जाएगा? डिफरेंट। क्या मिल जाएगा? डिफरेंट। सेम एटम मिलाओगे तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाओगे तो हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा, बस उसमें 2 एटम मिल जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम मिल गए? यहाँ 2 एटम मिल गए। H2 का मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। H3 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन ये कितने होंगे, कितने मिल सकते हैं? ये आपस में आयन एक्सचेंज करके बनते हैं। कितना वो ले सकता है, कितना दे सकता है, ये भी डिफिनिट है, ऐसा नहीं कि इनडिफिनिट है, ठीक है। 50 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला दिया, ठीक है। सेम रेशियो, सेम बैलेंसी के साथ मिलाना रहता है। यदि आपने इसको, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, सेम प्रॉपर्टी पे रखना होता है, ऐसा नहीं कि किसी को किसी के साथ मिला दोगे, ये ध्यान रखना पड़ता है। पढ़े होंगे केमिस्ट्री में आप लोग, हम तो फिजिक्स वाले टीचर हैं, देखो, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं सेम एटम, यहाँ पे ये सेम एटम है और यहाँ पे ये डिफरेंट एटम है। डिफरेंट एटम, प्रॉपर्टी समझ आई क्या? ये जो आपने लिखा है इसके हिसाब से डिफरेंट एटम है। तो एटम के बारे में क्या क्या जानकारी मिल गई आपको? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सेम काइंड ऑफ एटम में चाहे आप सेम काइंड ऑफ एटम जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट, ठीक है ना। कंपाउंड आपने पढ़ा है, कंपाउंड ऑफ एटम, कंपाउंड एटम जो होते हैं वो किस में होते हैं? डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आते हैं जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन ने क्या बताया? जे थॉम्सन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े हैं कि कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छी चीजें नहीं बता पाए, कुछ चीजें छोड़ के चले गए हमारे लिए।
जब इन्होंने बताया था उस समय 1897 था, जब आप लोग थे, ठीक है। कौन कौन था? जब इमेजिन कर लो, बस हो गया। जे थॉमसन ने एक मॉडल बनाया जिसमें कुछ अच्छी चीजें बताया इन्होंने ये बताया कि कलिंदा देखा है, वाटरमेलन। इन्होंने बताया कि वाटरमेलन देखो तुम लोग, यदि मेरा मॉडल पढ़ना है तो, ठीक है ना, साफ साफ लिखे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो रेड पार्टिकल्स, मतलब वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, अब कहोगे सर वाटरमेलन तो पूरा ही रेड रहता है, बीच में उसकी बीज भी होती है, ठीक है ना, बीच बीच में, हर जगह नहीं होती। उस बीज को इन्होंने कहा सुंदर सुंदर बनाओ। ये हम जॉन डाल्टन की बात कर रहे हैं, एटम की, मॉडल ऑफ जॉन डाल्टन, मतलब जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में किस तरह से बताया, हम इसकी बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ज्यादा समस्या तो थी नहीं, समस्या जो थी वो चार्ज की थी, कौन सा चार्ज कहाँ होता है। तो ये जो स्पेस दिख रहा है पूरा, उसको इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। समझ आया क्या? और ये वाला जो वाटरमेलन के बीज की तरह है, वो क्या है? वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब बताइए इनको क्या फायदा मिला ये बता के? इनको जो फायदा मिला सबसे बड़ा, इनको जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो मिला कि इनको नोबेल प्राइज मिल गया। इनको सबसे बड़ा फायदा जो मिला उस समय, इनको नोबेल प्राइज मिल गया कि हमने तो भैया बताया एटम ऐसा होता है। जो जॉन डाल्टन बताए थे उन्होंने तो उल्टा बता दिया था, बोला पूरे सरफेस में पॉजिटिव, अंदर पूरा नेगेटिव भरा है। ऐसा नहीं होता, अंदर है पॉजिटिव है, अंदर है नेगेटिव है, और पॉजिटिव बहुत सारा है। कलिंदा देखा? इमेजिन करो कि आपके सामने रखा है, खाना नहीं अभी, बस देखो उसको, उसमें जो रेड पार्ट होता है ना, रेड पार्ट मतलब यहाँ पे रेड पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? रेड पार्ट। और रेड पार्ट ज्यादा होता है कि ब्लैक वाला? रेड पार्ट, मतलब उसमें बहुत पॉजिटिव चार्ज है और ब्लैक कम है। इलेक्ट्रॉन है लेकिन बहुत कम है। मजा तो तब आएगा जब रदरफोर्ड आएंगे। रदरफोर्ड आएंगे तो रियली में ये इनके सब की हवा टाइट हो जाएगी। आने तो दीजिए रदरफोर्ड को। ये सब जो बताए हैं ना, रदरफोर्ड कहते हैं, और रदरफोर्ड इनके स्टूडेंट हैं, समझिएगा। जे थॉमसन के स्टूडेंट हैं रदरफोर्ड। गुरु को ही बना दिए। गुरुजी ने तो कहा कि यार कुछ अच्छा करो, ऐसा कि देख लो तुम लोग। अब स्टूडेंट मॉडल लेबोरेटरी में गए, पढ़ा रहा तो उनके मन में आया कि देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है क्या। पहले तो उनके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं था कि एटम के बारे में हमको सोचें, क्योंकि गुरु ने जो काम किया हम उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं। हमें कभी उन पर शक नहीं होता कि गुरु भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, गलत हो जाए। आप लोगों को शक है मेरे ऊपर? नहीं है, तो पर गलती हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हीं से पूरा सीखते हैं, तो गलतियां होने की संभावना कम रहती है। लेकिन जब इन्होंने सोचो कि ऐसा मॉडल जब बनाया होगा और फिर इनको नई चीज दिखी होगी, तो एक रात ये पूरा सोए नहीं, पूरा हंसे हैं पूरी रात, शाम से लेकर सुबह तक ये हंसे हैं केवल रदरफोर्ड। अब सोच लो कि कितना खुश रहे होंगे लाइफ में जब कोई चीज, जैसे आप 20-25 करोड़ पा जाओ कहीं, तो मतलब घर में चलोगे भी तो पैर उठ के चलेगा, ऐसा लगेगा आप जमीन में नहीं है।
बस 20 करोड़ पा गए। मतलब इनको इतनी खुशी हो रही थी। बात ऐसे थी कि गुरु को गलत करना था, ऐसा और किसी को गलत नहीं करना था, गुरु को ही गलत करना था। तो मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खुश रहे कि और जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा है वो कल हम लोग फील करेंगे, मतलब बहुत मजा आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, ये इसकी भी पोजीशन बताई इन्होंने। निगेटिव चार्ज कहाँ होता है उसकी भी पोजीशन बताई इन्होंने। सारी चीज बताई बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से मॉडल के माध्यम से, वो हम आपको कल बताएंगे। अभी आपको ये समझना, ये है इनके हिसाब से एटम है जिसके अंदर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हैं और इस तरह से निगेटिव चार्ज हैं। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, जे थॉमसन हैड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन हैड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन in 1897। ठीक है, लिख लिया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन यदि हम चले तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, the entire positive charge and mass of atom, the entire positive charge and mass of atom, mass of the atom is uniformly distributed, is uniformly distributed in the entire volume, in the entire volume of a solid sphere, of a solid sphere of radius nearly 10 to power minus 10 meter or 1 angstrom, 10 power minus 10 meter or 1 angstrom, and negatively charged particle and negatively charged particle, negatively charged particle जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर इनक्लोज विद इन इट, आर इनक्लोज्ड विद इन इट, इसके अंदर इनक्लोज रहता है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so atom is electrically neutral। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात इन्होंने बताया था, जॉन डाल्टन ने भी बताया था, और किसने, जे थॉमसन। ये बात सबकी सही है, अभी तक सही है ये।
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसको किसी ने नहीं इग्नोर किया, सबने कंसीडर किया, सबने बताया कि ऐसा होता है एटम। ठीक है ना। तो क्या बताया इन्होंने, जे थॉमसन, entire positive charge and mass of atom is uniformly distributed in the entire volume of a solid sphere of radius nearly 10⁻10 meter and negatively charged particle electron are enclosed within it। सारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस तरह से जैसा इन्होंने बनाया है। और ये भी बताया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। समझ आया क्या? इट इज लाइक एज सीड ऑफ वाटरमेलन। इट इज लाइक एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन के बीज की तरह कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इट इज लाइक एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन। कौन है ऐसा, इलेक्ट्रॉन है। वाटरमेलन आपने देखा है, वो सीड की तरह होता है। रेड पार्ट इन वाटरमेलन same as positively charged, पॉजिटिव चार्ज। समझ आया क्या? रेड वाला जो पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा, और जो बीज होगी, सीड होगी, वो किसकी तरह होगी, इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? मिटा दें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 10⁻19 निगेटिव होता है, कूलॉम। ये नहीं बता पाए थे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने नहीं बताया था। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज होता है, बस इतना बताए थे। वैल्यू बाद में मिलकॉन ने बताया था ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है ना, स्पेसिफिक चार्ज हम आपको बता चुके हैं शायद। ठीक है ना। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, या मास इनका कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी इन्होंने नहीं किया था, मिलकॉन मेथड में, ऑयल ड्रॉप मेथड से ही मास फाइंड किया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। 9.1 10⁻31 kg। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 10⁻27 kg। ये है जो अब हमें पता है अभी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, इसको नोट डाउन कर लें। पर लिख लिया। इसके बाद इनकी मेरिट ऑफ दिस मॉडल, merits of this model with the help of this model। इनके मॉडल के अनुसार क्या था, with the help of this model, इनके मॉडल के अनुसार the process of ionization, the process of ionization
द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, थर्मियोनिक इमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट were explained successfully. Explain successfully. सक्सेसफुली पूरी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन का पता चला। किसका पता चला? इलेक्ट्रॉन का पता चला। और आप प्रीवियस चैप्टर में बहुत बढ़िया ढंग से इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन इमिशन आपने पढ़ा है, जिसमें 4 मेथड पढ़ी है, जिनमें से थर्मियोनिक इमिशन आपने पढ़ा है। हीट दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, हीट एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आया। विद द हेल्प ऑफ मॉडल, दिस मॉडल, द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, थर्मियोनिक इमिशन, मतलब आयोनाइजेशन का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एटम पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहाँ पे बहुत छोटा एटम है हमारा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जैसे मेटल सरफेस से, मान लो मेटल सरफेस में हाइड्रोजन एटम है, अब हीट एनर्जी दिया मैंने तो एटम कहाँ आ गया? बाहर आ गया। तो उसके पास अब क्या हुआ? पॉजिटिव, मतलब आयन बन गया। इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया? हाइड्रोजन प्लस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन प्लस हो गया। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ? बाहर निकल गया। ठीक है ना? तो आयंस के रूप में बन जाता। आयोनाइजेशन, थर्मियोनिक इमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेर एक्सप्लेन सक्सेसफुली। ठीक है ना? एक्सप्लेन के बाद हम ये सारी चीजें इनसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? पूरा समझ आया? तो आयोनाइजेशन में पॉजिटिव बस नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, तब जाके H+ हो जाता है। वो एटम क्या हो जाता है? फिर H+ हो जाता है। जैसे यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ क्या हो गया? H+ हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है? इसके पास एक ही क्षमता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास, जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है, वो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। यदि हीलियम एटम होता तो इसके पास पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 2, तो ये 2+ हो जाता है। अब वो एटम किसका बना है तो उसके कितने आयंस आ जा सकते हैं। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, वो ले भी सकता है। तो ये लेना और देना आयोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है? समझ आया? पूरा बना लीजिए, कितना भी हो सकता है। डीमेरिट्स क्या है इनकी? डीमेरिट्स का मतलब, मेरिट का मतलब मेरिट का मतलब एडवांटेज, मेरिट मतलब एडवांटेज, डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। ठीक है ना?
तो डी मेरिडियन की ये रही, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन this model could not explain the scattering of alpha particle. Explain the scattering of alpha particle. कल पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। स्कैटरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होता है, कुछ एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एटम में, तो ऐसा नहीं कर पाए। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। स्कैटरिंग समझ रहे हैं? स्कैटरिंग आपको डिटेल में समझना है तो कल आपको समझना है, क्योंकि कल सारी चीजें रदरफोर्ड मॉडल से ये सब बता दी जाएगी। समझ आया क्या? तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कल बताएंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, सेकेंड, could not explain the spectrum of hydrogen atom. The spectrum of hydrogen atom. ये बड़ी बात आगे रदरफोर्ड मॉडल के माध्यम से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मॉडल बनाया गया। This model could not explain the spectrum of hydrogen atom. ये जे थॉमसन नहीं कर पाए। तो कई सारे ड्रॉबैक थे, इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि इनका जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था, यही कारण है कि अगला मॉडल आया, जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया और फिर आया है रदरफोर्ड मॉडल। समस्या समझ लीजिए, जिसका सलूशन कल मिलेगा। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल समझ लीजिए, जिसका सलूशन आपको मिलेगा, क्योंकि इनका ड्रॉबैक है। तो ये ड्रॉबैक हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।